हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब मैं आता हूँ एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरा चैप्टर है गॉस लॉ इट एप्लीकेशन, गॉस के नियम और उनका अनुप्रयोग। इसको आप नोट कर लीजिएगा, गॉस का नियम और उनका अनुप्रयोग। मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये इसमें क्यों है, गॉस का लॉ कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बारीकी से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, और हम इसको आवेश कर दिए। जैसे कि हम इसको आवेश कर देंगे तो ये जो है, अगर माइनस होगा तो फ्लक्स अंदर की तरफ आएंगे, अगर प्लस होगा तो फ्लक्स से बाहर की तरफ जाएंगे। ये तो बात पक्का हो गई। तो हम लोग अब ये जानेंगे कि जो फ्लक्स आ रही है बाहर की तरफ, वो कैसी कैसी आ रही है, और वो किसका मतलब बाहर फ्लक्स की संख्या कितनी होगी। तो इसके बारे में आकार पर निर्भर करता है। सतह जो सतह है, जो इसका सतह है, इसका वितरित पर निर्भर करता है, सतह की बनावट पर निर्भर करती है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कुछ और नहीं है बल्कि यही सब इसमें है कि गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी भी सतह से जब फ्लक्स निकलता है तो अब वो कैसा निकलेगा और कितना निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में समझने के पहले सतह के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि सतह का क्षेत्रफल क्या है, और क्षेत्रफल होने के साथ साथ इसका फ्लक्स कैसे पाया जा सकता है या निकाला जा सकता है। इसके बारे में अभी हम लोग कुछ ही देर में समझेंगे। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि गॉस का नियम जो होते हैं वो थोड़ी सी एडवांस है। अगर आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो गॉस के नियम से शॉर्टकट तरीके से सॉल्व की जा सकती है। जैसे कि हम आगे जब हम न्यूमेरिकल को बताएंगे तो गॉस का नियम का ज़्यादा भूमिका निभाएंगे, जो कि आप वहाँ पर समझ पाएंगे। हम यहाँ पर आते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने क्यूब लिया है तो आप समझ गए होंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक गोलाकार ले लिया, यहाँ पर गोलाकार हो गया तो यहाँ से निकलेगा फ्लक्स कैसा भी हो, ठीक है ना। तो जगह जगह पर जैसे जैसे फ्लक्स निकलेगा, मान लीजिए कोई इस प्रकार का कोई आकार है तो फ्लक्स यहाँ से भी निकलेंगे। मगर मान लीजिए कोई इस प्रकार का आकार है, इस प्रकार का आकार है, तो यहाँ से भी फ्लक्स निकलेंगे। लेकिन वो सतह जैसे जैसे बनावट है वहाँ से फ्लक्स वैसे वैसे निकलेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर जो फ्लक्स है वो इधर साइड में निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो फ्लक्स है वो इधर साइड में निकलेंगे, और यहाँ पर जो फ्लक्स है वो इधर साइड, और यहाँ पर जो फ्लक्स है इधर साइड। अरे हाँ, है ना। तो यही होती है कि आकार, यानी सतह के आकार पर, यानी किसी वस्तु की सतह पर जो है, जो उसकी बनावट है उसके अनुसार में उसका फ्लक्स निकलते रहते हैं। तो हम लोग आते हैं, इससे पहले सतह के आकार के बारे में समझ करके फिर हम उसके आते हैं, उसके फ्लक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। फ्लक्स एक्चुअली में होता कैसे, कैसे निकलता है। जो ये चैप्टर का जो नाम है, अर्थात जो इस चैप्टर में जो अध्ययन हम लोग करेंगे, गॉस का नियम और इनका अनुप्रयोग, आवेशों के सतत वितरण। आवेशों के सतत वितरण में क्या क्या होता है, अभी हम लोग बारीकी से समझ लेंगे। और फिर इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अध्ययन करेंगे, और इसीलिए गॉस का नियम के लिए अधिक उपयोगी होता है। यही आपको बारीकी है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और यहाँ पर एक फ्लक्स है। अरे हाँ, है ना। इनकी भी दिशा, फ्लक्स की सतह की दिशा इधर है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जो फ्लक्स होते हैं, जो जो यहाँ पर जो सतह होते हैं, सतह मतलब कोई भी इसका क्षेत्रफल। मान लीजिए यहाँ पर एक सतह लिया गया है, और इसका सतह का जो दिशा माना जाएगा वो तल के लंबवत ऊपर की तरफ माना जाएगा, या तल के लंबवत नीचे की तरफ माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई सतह की दिशा इधर न मान करके हमेशा ऊपर की तरफ ही माना जाता है, ये इधर की कभी नहीं मान सकते हैं। तो वही चीज़ है, इस सतह जो दिखाया गया है उस सतह का जो दिशा है वो इधर साइड में है, तो हम बोलेंगे उधरी दिशा में है जिधर साइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो सतह की दिशा को हम हमेशा दिखाते हैं यस में। अच्छा, यहाँ पर यस दिखा दीजिए, सरफेक्स माना जाता है वो, तो इसको आप वेक्टर में लगा दीजिए। तो उस टाइप में हम बोलेंगे कि सतह से, जो सतह है यहाँ पर, सतह से गुजरने वाले फ्लक्स जो हैं उसे हम बोलेंगे चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को फ्लक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं फाई। फाई इज इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे में आपका ये हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल। इन दोनों को गुणा कर देने पर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा।
तो अब हम लोग बारीकी से समझते हैं इसमें और क्या क्या मतलब हो सकता है घटना, इसके बारीकी से हम लोग अब समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको बारीकी से ये बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी सतह है, इसकी लंबवत के अनुसार ही इधर ही विद्युत क्षेत्र की होना चाहिए, ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना। तो अगर ये एक ही दिशा में है तब हम दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो अगर ये नहीं है दोनों एक ही दिशा में तो हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे इनका एक ही दिशा में हो जाए, तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात तब हम इसको आपस में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्लक्स की परिभाषा समझ लेते हैं, ये बारीकी से समझते हैं। फ्लक्स की परिभाषा, आप लोग किसी भी विद्युत क्षेत्रफल में किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले, किसी क्षेत्रफल से होकर लंबवत गुजरने वाले फ्लक्स अर्थात विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स असली में रेखाओं की संख्या होती है। ये जो फ्लक्स है ना, चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है, ठीक है ना, रेखाओं की संख्या। अब इसको आप माइनस में नहीं लिख सकते हैं, ये कभी माइनस में नहीं आएगा। अगर ये फ्लक्स रेखाओं की संख्या है तो हम कैसे बोल सकते हैं माइनस में है। आपके पास मान लीजिए 50 रुपया है तो कैसे बोल सकते हैं -50 है, तो माइनस तो कतई नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर फ्लक्स रेखाओं की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है। भूल करके अगर मान लीजिए हम कभी पावर में लिख रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए 10 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 9 लिख दिए, तो ये माइनस में आ जाने की वजह से ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो अर्थात ये फ्लक्स रेखाओं की संख्या माइनस में यहाँ पर आता है, ये नहीं आ सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो कभी कभी देखा करना, ध्यान देना चाहिए कि कहाँ से माइनस में आ गया ये फ्लक्स। अगर आ जाता है तो समझ लीजिए वो गलत हो रहा है, वो गलत है ही। तो एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे मज़ेदार की बात यहाँ पर ये है ना, जो कंपटीशन एग्जाम में जो आते हैं इस तरह से क्वेश्चन में, तो 3 ऑप्शन में ऊपर माइनस दे रहेगी और एक ऑप्शन में प्लस दिया रहेगा, मतलब माइनस नहीं दिया रहेगा। ऐसा घुमा के पूछेगा भी और ऑप्शन में ही उसका आंसर छिपा रहता है। इसीलिए अगर आप हर एक बात को समझते रहेंगे तो ऑप्शन देखकर क्वेश्चन आप पढ़ें या चाहे ना पढ़ें, लेकिन लास्ट में अगर आपको पता चल गया कि फ्लक्स ही पूछ रहा है तो आप ऑप्शन देखेंगे कौन प्लस है कौन माइनस है, तो वहाँ से आप लोग क्लिक डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यही बात बहुत बारीकी से आपको समझना जरूरी होता है। तो किसी भी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एकांक क्षेत्रफल से लंबवत, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही फ्लक्स कहलाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग आते हैं उसके लंबवत हर फ्लक्स को करने की कोशिश करते हैं, आते हैं पॉइंट पर। हम लोग पिछले ही कई वीडियो में जो बल के बारे में जो हमने डिवीजन का रूप सीखा हुआ है, वही फ्लक्स में भी या वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में भी, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी, मतलब किसी भी चीज़ में वो हमेशा काम करता है और हर नियम में भी काम करता है। जैसे कि मैं बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक कोऑर्डिनेट अक्ष मान लीजिए, तो यहाँ पर एक बल इधर साइड में गया हुआ है एफ है, और आप इसको कुछ भी मान लीजिए, ई भी मान सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की माने आप सतह भी मान सकते हैं, सरफेस भी आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वो आपको पता होनी चाहिए कि यक्ष अक्ष से कितने से, यक्ष अक्ष से वो थीटा कोण बना रहा है, या कोण का मान आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इस वाले बल को इस पर ले आएंगे, चाहे चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इधर लाएंगे या सरफेस को इधर लाएंगे, यानी मान रहेगा उधर ही, लेकिन इसको उठा करके यहाँ पर रखना चाह रहे हैं, या इसका रिजल्टेंट इधर कितना है। उदाहरण के तौर पर अगर आप समझना चाहो तो मैं मान लीजिए अगर आपसे कोई बच्चा, अगर आप किसी को पकड़ के खींच रहे हैं, जैसे कि देखने की कोशिश करिएगा, मान लीजिए यहाँ पर एक खिलौना है, यहाँ पर एक खिलौना है और ये रोड पे है, ठीक है ना। आप इसे रस्सी से पकड़ के खींचते हो, ऊपर की तरफ चलाते हो। बच्चा अगर कोई चलाता है, खींचता है, तो ये दुगुरता हुआ है, मतलब ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो मैं आपको बता दूं, जितना फोर्स से वो बल लगा के खींचता है ना, वो उतना फोर्स आगे बढ़ने में कभी नहीं लगता है, वो फोर्स कम लगेगा। तो कारण क्या, कितना कम लगेगा, आपको ये बात जानना होगा। देखिए, ये जो बल लग रहा था, इसको हम 2 भागों में तोड़ देंगे। पहला भाग ऊपर वाला ऊपर की तरफ लगेगा और दूसरा भाग आगे जाने के लिए लगेगा। एक बात ध्यान में रखना, ऊपर वाला बल थोड़ा सा कम है, आगे जाने वाला बल थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आगे बढ़ जा रहा था। अगर ये वाला
बल अधिक हो जाएगा ना, ये वाला बल अगर कम हो जाएगा ना तो ये ऊपर उठ जाएगा, अर्थात ये उठा लोगे। मेरी बात को समझना। इसका मतलब ये हुआ, तो हम यही बार बार कहना चाह रहे हैं, आपको पहले थीटा का मान पता लगाना होगा और फिर इसके बाद ये पता करेंगे यहाँ पर कितना बल है, तो आपके यहाँ पर एफ है और फिर यहाँ पर लिख दोगे कॉस में थीटा, तो यानी ये एफ कॉस थीटा इधर बल लग रहा है और इधर साइड जो लग रहा है एफ में साइन में थीटा। तो ये बल हम भले इतना लगा रहे हैं, लेकिन ये बल आपका दो भागों में टूट गया, कुछ बल ऊपर चला गया, कुछ बल इधर चला गया, और इतना ही बल से वो आगे जा रहा है, न कि इतना से। मेरी बात समझ में आ गया। हम अगर किसी भी वाहन को खींच रहे हैं या किसी भी खिलौना को खींच रहे हैं या किसी वस्तु को खींच रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान में रखना, जितना बल हम लगा कर खींच रहे हैं ना, उतना बल यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लगेगा, उतना बल से वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसको एफ कॉस थीटा बल से वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए कोई अगर यहाँ से पकड़ के ढकेल रहा, ढकेलने की कोशिश करेगा, तो इसका बल मान लीजिए यहाँ पर कोई ढकेल रहा है, तो जितना बल इधर से लगा के ढकेलेगा ना, तो पूरा बल लगेगा, तो उसका पूरी ताकत, यानी इसके अपेक्षा में यहाँ पर बल ज़्यादा लगेगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इसके इतना से जो बल लगा के खींच रहे थे, यहाँ पर जो बल थे वो दो भागों में बट गया, लेकिन इनका पूरा बल आगे बढ़ने के लिए लग रहा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी काम करता है। अगर मैं एफ से बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा एफ में कॉस में थीटा, अगर यहाँ पर ई की बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा ई में कॉस थीटा, अगर मैं एच की बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा एच में कॉस थीटा। ये अलग अलग रूप में बदल जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है ना, एफ हो चाहे ई हो चाहे एच हो, लेकिन लास्ट में क्या आ जाएगा, साइन में थीटा आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो वैसे ही ये काम करता है। चलिए मैं आपको बारीकी से एक बात और बताना चाहूँगा। आप किसी भी सरफेक्स को या किसी भी बल हुआ, चाहे आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुआ, आप चारों दिशाओं में इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो गणित है, आपको कितना भी घुमा के पूछेगा आप इसे कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमने यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं और अचानक से यहाँ पर जो इसका मान है, या आपके पास मान लीजिए आपका यश है और हमको ज्ञात करना है इधर साइड में कितना दिशा होगा, हमको मान लीजिए ज्ञात करना है इधर साइड इसका सरफेक्स कितना होगा। तो जैसे कि मैं बताया हूँ, अगर ये थीटा है तो ये आपका हो जाएगा यक्ष में कॉस में थीटा, अगर ऊपर में बात करूँ तो ये हो जाएगा यक्ष में साइन में थीटा, तो ठीक इसका नीचे माइनस में हो जाएगा यक्ष में साइन में थीटा। अरे हाँ है ना, ये यक्ष माइनस में हो जाएगा साइन में थीटा, अगर ये प्लस में है तो इधर साइड में क्या हो जाएगा, माइनस में यक्ष में कॉस में थीटा, ये कॉस में आ जाएगा, ये साइन में आ जाएगा। अगर ये कॉस है तो इधर वाला माइनस में हो जाएगा, इधर ये प्लस है इधर नीचे वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। चलिए हम लोग बारीकी से अब हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं एक यहाँ पर मान लीजिए कोई यहाँ पर ये फ्लक्स है, ठीक है ना, इसकी दिशा परमानेंट पता है कि इसकी दिशा मान लीजिए इधर साइड में है। तो अगर हमारे पास एक सतह है, जैसे कि एक सतह की दिशा मान लीजिए इसका इधर साइड में है, इधर साइड में है, तो हम पता करेंगे कि जो मान लीजिए सतह जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इधर साइड में है, ई है, और इसकी सतह ऊपर साइड में है ना, तो हम पता करेंगे इनके बीच का जो कोण है कितना है। तो वो कोण यहाँ पर मान लीजिए थीटा है, तो यही कोण बीच में कितना आ जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे ना, इसका आप सतह मान लोगे, यक्ष मान लोगे, ठीक है ना, यक्ष। तो आप एक काम करोगे, आपका जो मन करे वो करो, मतलब ये कि आप इसको या तो यहाँ उठा लाओ या तो इसको उधर उठा ले जाओ। क्यों? क्योंकि नियम ये कहता है कि जिधर हमारा वैद्युत क्षेत्र की थी उधर ही हमारा फ्लक्स भी होना चाहिए, अर्थात ये हमारा ई है तो इधर ही हमारा यक्ष हो जाएगा, इधर ही हमारा सरफेक्स भी होनी चाहिए, तभी इन दोनों को गुणा करके हम यहाँ पर फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं या फाई का मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों अलग अलग जगह पर है, तो हम एक कोशिश करेंगे इसको उठा करके इस पर लाएं या इसको उठा करके इस पर ले जाएं, आपका जो मन करे वो कर सकते हो। तो यहाँ से आपका दो पार्ट हो जाता है, मैं यहाँ से अलग अलग बताना चाहूँगा। मेरा मन में है कि यक्ष को उठा करके नीचे लाऊं, इसका मतलब ये हुआ, आप इसको जो है मान लीजिए यहाँ पर ये आपका यक्ष है और ये यहाँ पर मान लीजिए ई है, तो यहाँ पर थीटा है, तो यक्ष को उठा करके अगर मैं यहाँ इसको लाऊंगा तो मेरा हो जाएगा यक्ष, यहाँ पर हो जाएगा कॉस में थीटा, जिसके अंत के साथ कोण बना होता है उसको ले लिया जाता है। इसके एक ऊपर भी होता है, इसको आप बोलोगे यक्ष में साइन में थीटा। अरे हाँ है ना,
चलिए, तो हम अब देखिए, अब दोनों जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, ये सतह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर सतह यानी सरफेक्स एक ही दिशा में आ गए। तो अब इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई फिर इंटू में यस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस में थीटा। तो ये हमारा अब फार्मूला यहाँ पर ये बन जाएगा। अब हमारा मन करता है तो मैं इसको उठा करके अगर मैं उधर ले जाऊँ, जैसे कि यहाँ पर जो मान दे रखा हुआ है, अगर इनके बीच का कोण थीटा है, ये आपके पास ई है, ये आपके पास मान लीजिए यस है, तो अब आप इसको उठा करके उधर ले जाओ। तो मैं आपसे क्या बताए थे कि अगर हम ई को उधर ले जा रहे हैं तो जिसके अंश के साथ कोण बना होता है वही हमारा कॉस बन जाता है। तो अगर हम इसको उधर लेकर के जाएंगे तो ये बोलेंगे ई में कॉस में थीटा, तो ये हमारा ये हो जाएगा। और इसका अब लंब, इस वाले का लंब किधर है, ये इधर साइड में है कि नहीं। जब इसका लंब इधर साइड में है तो हम इसको बोल लेंगे क्या, ई में साइन में थीटा, ई में साइन में थीटा। तो अब ध्यान से समझिएगा, यस वाले के संबंध में कौन सा आ गया, यही ना आ गया। तो इसको तो हम आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा फाई बराबर में ई फिर कॉस थीटा फिर इंटू में यस। अब इसको हम यस इस पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा फाई यस फिर हो जाएगा ई, यहाँ पर हो जाएगा कॉस में थीटा। तो मैं बारीकी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यही आपका फ्लक्स का फार्मूला भी है। अगर मैं बात करूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर ये मेरा ये है और यहाँ पर ये फाई है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर यहाँ पर ये हमारा यस है, तो विद्युत क्षेत्र के यहाँ पर फ्लक्स की परिभाषा क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू में ई यक्स कॉस में थीटा। अरे हाँ, है ना, यही आपका फार्मूला है। तो ये कहाँ से आया है मैं इसे बारीकी से समझा दिया हूँ, इसमें कुछ भी नहीं घुमाया गया है। ठीक है, तो हम आते हैं इस टॉपिक के न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, इसमें जो है कुछ है फ्लक्स का जो क्या कहते हैं मात्रक है, इसका बीमी सूत्र है, इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, तब जा कर के हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ते हैं। आते हैं कंसेप्ट पर। आइए हम लोग फ्लक्स का मात्रक के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर मैंने अभी भी क्या बताया था कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करना है, यहाँ पर मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दे रखा है, और यहाँ पर कोई फ्लक्स है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण बना रहा है, ई हो जाएगा या यस हो जाएगा। तो इनको हम आपस में गुणा करना, फाई इज इक्वल टू में आप देखेंगे मैंने क्या बताया था, यस ई कॉस में थीटा। अरे हाँ, है ना। तो अब हम लोग ये भी बारीकी से समझते हैं इसका मात्रक क्या होगा। तो आपको इतना बात तो पता है कि कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अब आपको यहाँ ये जानना होगा यक्स और ये ई होता है, अर्थात हम ई को पहले लिखते हैं, ठीक ना। जब हम ई को पहले लिखेंगे, ई हो जाएगा फाई इज इक्वल टू में ई सरफेक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो अब आपको इतनी बात तो पता होनी चाहिए कि सरफेक्स मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। आपका मन करा लंबाई गुणे में चौड़ाई, इसका मतलब इसका मात्रक मीटर और इसका भी मात्रक मीटर, तो गुणा करने पर क्या बन जाएगा, मीटर का स्क्वायर। अब बाबू लोग यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक बताया था आप लोगों को, न्यूटन पर कूलाम। अरे हाँ, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या बताया गया था, न्यूटन पर कूलाम। एफ वाई में क्यू होता है नहीं होता है, आपको याद आया, न्यूटन पर कूलाम। तो ये बारीकी से आपको समझना है। अब मैं इसका मात्रक हम लिखते हैं यहाँ पर, यो हो जाएगा आपका ये न्यूटन पर कूलाम गुणे में मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग इसका मात्रक देखेंगे पूरे का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये ऊपर मीटर है ना, आप इसे लिखेंगे कैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये किसका मात्रक है, फ्लक्स, मतलब ये फाई का मात्रक है। इसको कुछ और भी कहा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर। अरे हाँ, है ना, वोल्ट मीटर। तो ध्यान में रहे, इसको आप वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। तो अब आपको ये सवाल यहाँ ये उठता है कि वोल्ट मीटर कैसे हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, एक मीटर अलग से निकाल करके न्यूटन मीटर अपर कूलाम करोगे तो वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, आप इसको लर्न रख लीजिए, चलिए ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपर कूलाम, ठीक है ना। अब सवाल ये होता है इसका बीमी सूत्र क्या होता है, ये भी आपको बहुत जरूरी होता है जानना, बीमी या बीमी सूत्र।
तो बीमी क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पर कि न्यूटन है अपर कूलाम है, क्या है न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अरे हाँ है ना। तो अब इसका सबका जो है ना बीमी क्षेत्र लिखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं द्रव्यमान मतलब ये मास गुणे में त्वरण L T पर माइनस में 2। अरे हाँ है ना, ऐसे करके लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। तो अब इसी किसका हो गया है, ये आपका सिर्फ न्यूटन का हो गया दोनों, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हम आते हैं मीटर का, मीटर का मतलब क्या हो जाएगा L पर पावर में स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कूलाम, कूलाम का क्या होता है, ए होता है, क्या होता है कूलाम, सॉरी कूलाम मतलब क्या होता है, आवेश होता है ना। तो धारा आवेश परिवर्तन की क्या कहते हैं, कूलाम मतलब क्या होता है, आवेश होता है ना, आवेश। आवेश बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है जरा बताइए, क्यू बाई में टी। इसको आप इधर कर देंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू में टी। तो यानी इसको क्या बोलेंगे, धारा गुणे में समय। तो धारा का क्या हो सकता है, ए हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो अब आप बट्टे में क्या लिख देंगे, पूरे का बट्टे में बताइए जरा, तो पूरे का बट्टे में लिख देंगे ए और फिर यहाँ पर लिख देंगे टी। अरे हाँ है ना। तो बाबू लोग जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हम इसे डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, हम इसे डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, मल्टा हो गया ना। अब हम इसको लिखते हैं एम, एम मतलब केवल अकेले है और कहीं नहीं है, एक हो जाएगा, वो भी ऊपर है। एल, एल मतलब कितना है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो मिलके कितना बार हो जाएगा, ऊपर ऊपर ही है ना, तो मिलके कितना बार हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 बार हो जाएगा। अब आप बताओगे ये टी नीचे है और एक माइनस में 2 है, यानी ये भी ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा जरा मुझे बता दो, माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में 1 है ऊपर जाएगा, तो माइनस में 2 पहले से है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में 3 बन जाएगा। ए मतलब नीचे, तो इसका आप ऊपर करेंगे तो माइनस में 1 बन जाएगा। अरे हाँ ना। तो आप ये बात तो समझ में आ गया होगा, आप इसको ना लिखो तभी चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका मतलब ये हो जाएगा MLTA, मतलब यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस में 3, यहाँ पर ये माइनस में 1 है। यही है आपका ये विद्युत क्षेत्र, सॉरी फ्लक्स का आपका बीमी सूत्र। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, ये कहाँ से आया है, मैं ये बात आपको समझा दिया हूँ। इसका मात्रक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। अब हम आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ, जो न्यूमेरिकल उसके बारे में पूछता है, ये हम लोग बारीकी से समझते हैं। विद्युत क्षेत्र दे रखा है ई बराबर में दे रखा है, ध्यान में रखिएगा, ई बराबर में 200I प्लस में 300 में जे। इसके बाद वोल्ट पर मीटर, अरे हाँ है ना, ठीक है। फिर दे रखा है कि एक स्थित में एक क्षेत्रफल सदिश दे रखा है 5 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 3 जे मीटर स्क्वायर। पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, अर्थात इसमें कोई उसी के परितः में है। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर मान लीजिए उधर ही साइड में है, जिधर साइड में फ्लक्स भी है, ठीक है ना, तो इनको आपस में गुणा कर देने से आपका इनका मान 5 में निकल जाता है। तो इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अरे हाँ है ना, ये मैंने क्रॉस गुणन लगाया है। क्रॉस गुणन एक होता है बिंदु गुणन, मतलब डॉट गुणन। तो ध्यान से बात समझना होगा कि क्रॉस गुणन और डॉट गुणन में क्या अंतर है। क्रॉस गुणन एक प्रकार का सदिश गुणन है, जो गुणा करने के साथ साथ दिशा भी दिखाते चलता है कि यहाँ पर इतना दिशा में आंसर आएगा और इस दिशा में आएगा। यानी यहाँ पर देखेंगे परिणाम के साथ साथ दिशा भी आएगा क्रॉस गुणन में, लेकिन डॉट गुणन में दिशा नहीं आता है, केवल यहाँ पर परिणाम ही आता है। अगर आप ये बारीकी से समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि क्रॉस गुणन कब होता है, डॉट गुणन कब होता है। ये यहाँ पर एक दिशा है, इसलिए एक दिशा होने के नाते यहाँ पर क्रॉस गुणन ही कर सकते हैं।
तो जैसे कि हम उसको क्रॉस गुणन जब यहाँ पर करते हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको नियम कानून आ जाएगा धीरे धीरे। नहीं आता है तो सब आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि 200i इंटू में सॉरी प्लस है, यहाँ पर देखेंगे 300 में जे दे रखा है। अब फिर यहाँ पर जो दे रखा कितना है, यहाँ पर ये 5 क्रॉस में है, 5 इंटू में 10 पावर में 3, यहाँ पर लिख देंगे जे। अरे हाँ है ना, आपका मन करा तो यहाँ पर आप लिख के बंद कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे से। हाँ, तो अब आप देखेंगे, आपको मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनके साथ आई भी है, इनके साथ जे भी है, मगर एक और होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आई जे के, यानी आई जे ये के, तो ये आई है जे है मगर के यहाँ पर नहीं दिया है, तो आपको परेशान नहीं होना है, जो रहेगा उसी से चलिए। तो यहाँ पर आई है, जे है, और यहाँ पर क्या है, केवल जे है, मगर यहाँ पर ये आई नहीं है। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आई के साथ में जे का मल्टीप्लाई करोगे या क्रॉस गुणन करोगे तो 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई के साथ देखिए, ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, आपको क्या करना है, लेकिन यहाँ पर जे के साथ में ही जे का गुणा होगा। या तो एक और तरीका से समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पर जे वाला लिखे हैं तो प्लस में लगा के हम आई वाला भी लिख सकते हैं। तो आई वाला लिख करके हम 0 लिखना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आई वाला लिख करके 0 लिखना पड़ेगा, और 0 का गुणा अगर जैसे इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कौन सा गुणा बचा, सिर्फ इन्हीं दोनों का बस बचा है, ठीक है ना। तो यानी इसका फॉर्म में गुणा यहाँ पर करेंगे तो 0 बन जाएगा, और इसका भी गुणा यहाँ भी करेंगे तो भी 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आई ग्रुप में ये भी तो 0 ही होता है। तो अब केवल कौन कौन सा बचा है, ध्यान से समझिएगा। आई क्लास में आई का मान 1 ही होता है, जो वो आई के रूप में ही आएगा। तो आपको परेशान ना हो, आप यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप जैसे काम करते हो वैसे काम करिए। तो आप क्या करेंगे, इनका गुणा इसके साथ करिए। पहले मैं एक उदाहरण के दो पे समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है एक्स वाई जे, ठीक है ना, इसको मान लीजिए यहाँ पर लिखा है x1 y1 z1, इसके साथ आई जे के, ठीक है, ऐसे दे रखा है। अब फिर इनका गुणा मान लीजिए दे रखा है x2 i प्लस में y2 j प्लस में z के साथ आपस में मान लीजिए गुणा करना है। तो आप क्या नियम जानते हैं, इनका गुणा यहाँ करना, फिर इनका गुणा यहाँ करना, फिर इनका गुणा यहाँ करना, आप ये जानते हैं। फिर इनका गुणा यहाँ करेंगे, फिर इनका गुणा यहाँ करेंगे, फिर इनका गुणा यहाँ करेंगे, फिर आप इनका गुणा यहाँ करेंगे, फिर इनका गुणा यहाँ करेंगे, फिर इनका गुणा यहाँ करेंगे, यही करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब आप इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आई यहाँ भी, आई यहाँ तो हो जाएगा। लेकिन जब आप इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ देखिए आई यहाँ पर जे, तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसका गुणा सिर्फ इसी पर करके हम छोड़ देते हैं, बाकी सबके साथ नहीं करेंगे। इसका गुणा सिर्फ जे वाले के साथ करके छोड़ देंगे, बाकी साथ नहीं करेंगे। एक के वाले का गुणा सिर्फ के वाले के साथ करके बाकी साथ के नहीं करेंगे, ये क्रॉस गुणांक होता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी है, हम जो है आई वाले के साथ, यहाँ आई है ही नहीं तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए। अब हम केवल जे वाले के साथ, जे के साथ गुणा करके इसका आंसर हम सीधे सीधे निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना, जैसे गुणा करेंगे इसके साथ में तो 5 बराबर में क्या आ जाएगा, 3 6 5 यानी हो जाएगा आपका 1500 हो जाएगा। और फिर गुणे में आपका क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपको माइनस में 3, यहाँ पर हो जाएगा आंसर में जे। अरे हाँ आना। अब ये क्या आया है आपको मालूम होना चाहिए मात्रक में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना, या वोल्ट मीटर, क्या होना चाहिए, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको गुणा करते हैं, कोशिश करते हैं, क्या आएगा आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। 15 से ऊपर कर दीजिए, ये माइनस में तो नीचे करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3000, मतलब 1000 नीचे बन जाएगा। 3 0 होने के नाते 3 से 0 लगा देंगे तो आप देखेंगे आपका ये हो जाएगा। अब फिर जब इसमें भाग देंगे ना तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 15 पट्टी में 10, जो कि आप जानते हैं 1.5 हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, इतना, मतलब 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं उम्मीद रख रहा हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये मैंने आज गॉस के नियम का आज मैंने स्टार्टिंग कर दिया है, इसके बारे में बहुत कुछ अभी टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर